नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 306 के बारे में। जी हां दोस्तों, किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने सुसाइड करने के लिए विवश करने वाली धारा आईपीसी की धारा 306 के बारे में। दोस्तों जब एक व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए आत्महत्या करने के लिए कुछ व्यक्तियों के द्वारा मजबूर कर दिया जाता है, या कह लें कि दोस्तों अक्सर कुछ व्यक्तियों के द्वारा ऐसे हालात बना दिए जाते हैं, ऐसी सिचुएशन बना दी जाती है कि एक व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करने के लिए सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है। दोस्तों सुसाइड के मामलों में ज़्यादातर मामलों में यह भी देखा जाता है कि एक मृतक आत्महत्या कर लेने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़कर जाता है, एक लेटर छोड़कर जाता है, जिसमें उसके द्वारा यह साफ साफ लिखा जाता है कि उसकी मौत के वह व्यक्ति जिम्मेदार हैं, या कह लें कि इन व्यक्तियों के द्वारा उसे आत्महत्या कर लेने को विवश किया गया है, मजबूर किया गया है। दोस्तों ऐसा ही एक मामला, जी हाँ, आईपीसी की धारा 306 का एक लैंडमार्क जजमेंट, एक ऐतिहासिक फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2022 में सुनाया गया है। दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे दक्षाबेन बनाम गुजरात राज्य SLP CRL संख्या 2022। जी हाँ दोस्तों, यह एक क्रिमिनल अपील थी जो कि मृतक की विधवा दक्षाबेन के द्वारा दाखिल की गई थी। दोस्तों इस मामले में हुआ यह होता है कि मृतक एक बिजनेसमैन है। जी हाँ दोस्तों, मृतक एक बिजनेसमैन है। वह अपने ऑफिस में सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने से पहले वह बिजनेसमैन एक सुसाइड नोट, एक लेटर छोड़कर जाता है, जिसमें वह साफ साफ लिखकर जाता है कि 12 व्यक्तियों ने, जी हाँ, वह 12 व्यक्तियों के नाम लिखकर जाता है कि इन व्यक्तियों ने उसके साथ 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी की होती है, चीटिंग की होती है, जिसके चलते वह बिजनेसमैन गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा होता है। उसके बार बार फ़ोन किए जाने के बाद भी उसका पैसा नहीं लौटाया जाता है, उसके साथ साफ तौर पर चीटिंग की जाती है, ठगी की जाती है। दोस्तों इस गंभीर आर्थिक संकट के चलते वह व्यक्ति उन 12 व्यक्तियों के द्वारा पैदा किए गए हालात के चलते, बनाई गई सिचुएशन के चलते वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेने को मजबूर हो जाता है और वह व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। दोस्तों इसके बाद होता यह है कि उस मृतक के ऑफिस में एक अकाउंटेंट होता है जो कि रिश्ते में मृतक का चचेरा भाई है। दोस्तों मृतक के चचेरे भाई के द्वारा उस सुसाइड नोट के आधार पर, उस लेटर के आधार पर पुलिस में एक लिखित शिकायत, एक कंप्लेंट दर्ज करवा दी जाती है। दोस्तों जब यह मामला कोर्ट में जाता है तब मृतक के चचेरे भाई, जो कि इस मामले में शिकायत करता था, कंप्लेनेंट था, वह दोषीगण के साथ, अपराधियों के साथ एक पैसे का लेन देन करके, फाइनेंशियल सेटलमेंट करके दोषीगण के साथ, अपराधियों के साथ समझौता कर लेता है। इस समझौते के आधार पर दोनों पक्ष हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट में जाकर दोनों पक्षों की तरफ से एक एफिडेविट दिया जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो चुका है, वह इस आपराधिक मामले को, इस केस को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले को ख़त्म कर दिया जाता है, FIR रद्द कर दी जाती है। इसके पश्चात दोस्तों मृतक की विधवा, जो कि दक्षाबेन के नाम से होती है, वह एक पीड़ित विधवा है, वह इस निर्णय के खिलाफ, हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाती है और अपनी इंसाफ की गुहार लगाती है। लेकिन दोस्तों हाईकोर्ट में उस विधवा की कोई सुनवाई नहीं होती है, उस असहाय विधवा की, हेल्पलेस विडो की कोई सुनवाई नहीं होती है। इसके पश्चात वह पीड़ित विधवा इंसाफ की गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाती है। जी हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दक्षाबेन के द्वारा एक क्रिमिनल अपील फाइल की जाती है। हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध एक क्रिमिनल अपील फाइल की जाती है, दाखिल की जाती है। दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस असहाय विधवा की गुहार को सुना जाता है, उसकी बात को समझा जाता है। दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस केस में यह देखा जाता है, यह पाया जाता है कि इस केस में मृतक के चचेरे भाई ने दोषीगण के साथ, अपराधियों के साथ एक फाइनेंशियल सेटलमेंट करके, पैसे का लेन देन करके समझौता कर लिया जाता है। दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में भी यह स्पष्ट कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी आईपीसी की धारा 306 और 307 में पहले भी कई बार अपने फैसलों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आत्महत्या कर लेने के लिए उकसाने वाले मामले एक राज्य के खिलाफ होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं होते हैं। ऐसे में आईपीसी की धारा 306 के तहत प्राथमिकी सूचना, जी हाँ, FIR की सूचना देने वाले शिकायतकर्ता को, चाहे वह जीवित पति या पत्नी हो, माता पिता हो, या मृतक के बच्चे हों, अभिभावक हों, या देखभाल करने वाला कोई और, ऐसे मामलों में FIR की सूचना देने वाले शिकायतकर्ता को दोषीगण के साथ, अपराधियों के साथ किसी भी तरह का वित्तीय समझौते, कॉम्प्रोमाइज के आधार पर
ऐसे मामले को रद्द नहीं किया जा सकता है, एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि आईपीसी कानून में सूचना देने वाले को समाज को प्रभावित करने वाले गंभीर और जघन्य प्रकृति के गैर समझौता योग्य अपराध की शिकायत को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ एक बार फिर से बता दें कि आईपीसी में कानून में सूचना देने वाले को, जी हाँ, पुलिस में एफआईआर देने वाले को, पुलिस में शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी गंभीर जघन्य प्रकृति के आरोप अपराध जैसे कि आईपीसी की धारा 306, 307 के मामले होते हैं, वह एक राज्य को प्रभावित करने वाले मामले होते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति विशेष का, किसी व्यक्ति का निजी मामला नहीं होता है, तो किसी व्यक्ति को ऐसे मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ करने का अधिकार नहीं होता है। किसी तरह का समझौता, दोषीगण से, अपराधियों से समझौता करने का, पैसे का लेन देन करके समझौता करने का कोई अधिकार नहीं होता है। दोस्तों, इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने दिए गए फैसले, मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण 2019 के फैसले का भी हवाला दिया गया है दोस्तों, जिसमें 3 न्यायाधीशों की बेंच के फैसले को नोट किया, जिसमें कहा गया था कि आईपीसी की धारा 307 और 306 जैसे मामले जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसे समाज के खिलाफ अपराध के रूप में जाना चाहिए और ऐसे मामले अकेले व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं। जी हाँ, जब ऐसे मामले किसी अकेले व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं तो किसी अकेले व्यक्ति को ऐसे मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ करने का, सेटलमेंट करने का कोई अधिकार नहीं होता है। दोस्तों, यदि ऐसे मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ करने की छूट दे दी जाती है तो ऐसे मामलों में समाज पर गलत मैसेज जाता है, आर्थिक तौर पर मजबूत, जी हाँ, ऐसे मामलों में आर्थिक तौर पर मजबूत कोई भी अपराधी हत्या, बलात्कार, दुल्हन जलाने जैसे जघन्य और गंभीर अपराधों के मामलों में भी सूचना देने वाले शिकायतकर्ताओं को खरीदकर उनके साथ समझौता करके छूट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि 306 और 307 जैसे गंभीर और जघन्य अपराधों में यदि कॉम्प्रोमाइज़ करने की, समझौता करने की छूट दे दी जाएगी तो आर्थिक तौर पर मजबूत कोई भी अपराधी फिर तो हत्या करके, बलात्कार करके, दुल्हन जलाने जैसे मामलों में भी कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाएंगे। वह शिकायतकर्ता को, मामले की सूचना देने वाले को पैसे देकर खरीद लेंगे और पैसे के दम पर उनके साथ समझौता करके छूट जाएंगे। तो इससे समाज में एक गलत संदेश जाएगा। दोस्तों, इस मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह दोहरा दिया गया था कि इस मामले में कोई व्यक्ति विशेष, चाहे वह व्यक्ति की विधवा पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे वह व्यक्ति का कोई रिश्तेदार हो, चाहे वह व्यक्ति का भतीजा हो, किसी को भी ऐसे मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ करने का, समझौता करने का कोई अधिकार नहीं होता है। दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।